नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की सोर्सेज, मौर्य वंश की उत्पत्ति कैसे हुई, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। तो शुरू करते हैं। मौर्य इतिहास के सोर्स क्या क्या है, मौर्य की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। मौर्य राजवंश और उसके शासनकाल का इतिहास जानने के लिए हमें साहित्य और विदेशी विवरण और पुरातात्विक, इन तीनों ही साधनों से पर्याप्त जानकारी मिलती है, जिनका विवरण इस तरीके से है। साहित्यों में ब्राह्मण, बौद्ध और जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्यों में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस नाटक, ये प्रमुख हैं जो कि मौर्य इतिहास की जानकारी बताते हैं। अर्थशास्त्र ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमें मौर्य साम्राज्य के व्यक्तित्व और उनके कृतित्व संबंधी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ जैसे दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, दिव्यावदान प्रमुख हैं। इनसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक और परवर्ती जो मौर्य शासक थे उनकी जानकारी मिलती है। जैन ग्रंथों में हमें भद्रबाहु का कल्पसूत्र तथा हेमचंद्र का परिशिष्ट परवन है, जिनसे चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की कुछ घटनाओं की जानकारी मिलती है। विदेशी विवरण में हमें यूनानी रोमन लेखकों के विवरण से चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। सिकंदर के समकालीन लेखकों में है नियार्कस, नेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस के विवरण से चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज की इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख सोर्स है। इसके अतिरिक्त डायोनिसस, स्ट्रैबो, डायोडोरस, एरियन आदि के ग्रंथों से भी इस काल की हमें जानकारी मिलती है। चीनी यात्री फायान और वेंगसंग की यात्रा विवरणों से भी मौर्य काल के विषय में हम जान सकते हैं। पुरातात्विक प्रमाणों में जो मौर्यकालीन पुरातात्विक साक्ष्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो अशोक के लेख हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं वो मुख्यतः 3 वर्गों में डिवाइड है: स्तंभ अभिलेख, शिलालेख और गुहा अभिलेख। स्तंभ अभिलेखों में इनकी संख्या 11 है। ये अभिलेख रुमिनदेई जो कि उत्तर प्रदेश में, निगलेवा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद, कौशाम्बी का जो इलाहाबाद है, लोरिया अराराज, लोरिया नंदनगढ़ जो कि चंपारण बिहार में, और सारनाथ बनारस में, और मध्य प्रदेश का सांची, ये इन जगहों पर ये स्तंभ अभिलेख हैं। और शिलालेखों की संख्या 19 है और इनके प्राप्ति स्थल हैं येरागुड़ी, राजूल मंदगिरी जो कि आंध्र प्रदेश में, और मैसूर कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर और जटिंग रामेश्वर का शिलालेख, बिहार का सहसराम शिलालेख, और मध्य प्रदेश का रूपनाथ और गुर्जरा शिलालेख, राजस्थान का बैराट भावरू शिलालेख, और उत्तर प्रदेश का कलसी, और गुजरात का गिरनार शिलालेख, उड़ीसा का धोली और जोगढ़, और महाराष्ट्र का सोपारा, पेशावर पाकिस्तान का शाहबाजगढ़ी शिलालेख, और हज़ारा पाकिस्तान का मानसेरा, और अफगानिस्तान के कंधार और लमगान शिलालेख में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। गुहा अभिलेखों में जिनकी संख्या 3 है, नेग्रोध गुहा जिसको सुदामा गुहा भी कहते हैं, और दूसरी है विश्व चौपड़ी गुहा और कर्ण चौपड़ गुहा। इन सब से हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। और अशोक के अभिलेखों के अलावा जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन के अभिलेख से सौराष्ट्र प्रांत में मौर्य शासन की जानकारी मिलती है। आहत सिक्के और उत्खनन से प्राप्त उत्तरी जो मौर्यकालीन स्थल है वहाँ जो खुदाई हुई, वहाँ से प्राप्त आहत सिक्के और उत्खनन से प्राप्त उत्तरी जो ओबदार काले मृदभांड यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मौर्यकालीन व्यवस्था की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। मौर्य की उत्पत्ति कैसे हुई? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य की जाति और उसका जो वंश है वो विवादास्पद है। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर कुछ विद्वान उसे निम्न कुल में उत्पन्न शूद्र जाति का मानते हैं, तो अन्य उसे उच्च वर्गीय क्षत्रिय प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं। संस्कृत साहित्य में जहां मौर्यों को शूद्र प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है, वहीं पाली और प्राकृत साहित्य उन्हें क्षत्रिय जाति का बताते हैं। विष्णु पुराण के टीकाकार के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म नंद राजा की पत्नी मुरा से हुआ था, और मुरा से उत्पन्न होने के कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य कहलाए। और चूंकि नंदों को शूद्र जाति का माना जाता है, इसलिए मौर्य यानी चंद्रगुप्त भी शूद्र जाति का ही हुआ। इसी प्रकार ढूंढीराज ने लिखी थी मुद्रा राक्षस की टीका, उसमें भी
चंद्रगुप्त के लिए वृषल यानी शूद्र वंश में उत्पन्न और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है। वृत्त कथा मंजरी और कथा सरित सागर में भी चंद्रगुप्त को निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति बताया गया है। बौद्ध साहित्य मौर्यों को क्षत्रिय बताते हैं। दिव्यावदान में बिंदुसार और अशोक को क्षत्रिय कहा गया है। महावंश भी मौर्यों को क्षत्रिय ही बताता है और इस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त उस क्षत्रिय वंश का था जो कि आगे चलकर मौर्य वंश के नाम से विख्यात हुआ, ऐसा इसमें उल्लेखित मिलता है। महापरिनिब्बाण सूत्र के अनुसार मौर्य या मौर्य पिपली वन के क्षत्रिय शासक थे। तो बौद्ध साहित्य मौर्यों को क्षत्रिय बताते हैं और ब्राह्मण साहित्य मौर्यों को शूद्र बताते हैं। जैन ग्रंथ मौर्यों को ना तो क्षत्रिय बताते हैं और ना ही शूद्र। वह चंद्रगुप्त को साधारण परिवार में उत्पन्न मानते हैं और परिशिष्ट पर्व के अनुसार चंद्रगुप्त जिस गांव के प्रधान का पुत्र था वहां के लोग मयूर या मोर पालने का व्यवसाय करते थे, इसलिए चंद्रगुप्त राजा बनने के बाद मौर्य कहलाए। ये ऐसा जैन ग्रंथ में लिखा हुआ है। इतिहासकार जस्टिन भी चंद्रगुप्त को निम्न कुल में उत्पन्न मानते हैं। उनके अनुसार यद्यपि सेंड्रोकॉट्स यानी चंद्रगुप्त एक निम्न कुल में पैदा हुआ था, तथापि देव प्रेरणा से वह शासक बनने की क्षमता रखता था, ऐसा वो कहते हैं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य की जो उत्पत्ति है वो उसकी जाति की जो उत्पत्ति है वो विवादास्पद है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि उच्च कुल में उत्पन्न राजा चाहे वह दुर्बल ही क्यों ना हो, नीच कुल में पैदा हुए प्रबल राजा से भी श्रेयस्कर है। यह ऐसा कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है। कौटिल्य ने शूद्रवंशीय नंदों का विनाश किया था और उसमें उच्च और नीच कुल में भेद करने की बुद्धि थी। तब भला वह चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर कैसे बिठा सकता था यदि वह शूद्र होता। तो इससे स्पष्ट है कि चाणक्य ने जिसे या कौटिल्य ने जिसे सम्राट बनाया वह चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। ब्राह्मण ग्रंथों ने चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र क्यों बतलाया, इसका समाधान करते हुए डॉक्टर वीसी पांडे ने भी लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ब्राह्मण धर्म को नहीं मानता था और जैन ग्रंथों के अनुसार वह जैन था। फिर उसने यवन सेल्यूकस की पुत्री के साथ विवाह किया था, अतः वह ब्राह्मणों की आलोचना का पात्र बना। और अशोक निश्चित रूप से बौद्ध था और इसके बौद्ध धर्म के प्रसार से ब्राह्मण वर्ग नाराज था, तो ब्राह्मणों का क्रोधित होना स्वाभाविक ही था, ऐसा वीसी पांडे कहते हैं। इसलिए उन्होंने चंद्रगुप्त के साथ साथ संपूर्ण मौर्य वंश को ही शूद्र घोषित कर दिया। अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और इसका शासनकाल है 321 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक। जिस समय मगध विकट परिस्थितियों में था, यूनानी आक्रमण और नंद वंश से मुक्त कर शासन को संभालने वाला जो था ये मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका प्रारंभिक जीवन, इसका वास्तविक नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। इसके जो पूर्वज थे पिपलीवन के शासक थे और चंद्रगुप्त का जो बाल्य जीवन है वो जंगलों में ही बीता। पिता की मृत्यु के बाद ये माता के साथ मगध की राजधानी पाटलिपुत्र आ गया और चूँकि ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था और एक दिन राजकिलम में खेल के दौरान चाणक्य की नज़र उस पर पड़ी थी। चाणक्य उस समय तक्षशिला का आचार्य था और वह यूनानी आक्रमणकारियों से भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प लेकर मगध के शासक धनानंद के पास पाटलिपुत्र आया था, परंतु नंद राजा ने उसे अपमानित करके निकाल दिया। कौटिल्य को, चाणक्य को उसने निकाल दिया। तो कहा जाता है कि तभी से कौटिल्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह नंदों का विनाश करेगा। तब पाटलिपुत्र से वापस लौटते समय कौटिल्य की निगाह चंद्रगुप्त पर पड़ी और उसकी योग्यता से प्रभावित होकर वह उसे अपने साथ तक्षशिला ले गया और वहां उसे समुचित शिक्षा दिलाकर और उसी के द्वारा नंदों के विनाश की योजना चाणक्य ने, कौटिल्य ने बनाई थी। चंद्रगुप्त का लक्ष्य ये था, चाणक्य का लक्ष्य जो कि चंद्रगुप्त के माध्यम से उसने पूरा करने की ठानी, एक तो यूनानी आक्रमणकारियों से देश को मुक्त कराना, दूसरा मगध से नंदों के अत्याचारी शासन को समाप्त करना। चंद्रगुप्त की विजय योजना, चंद्रगुप्त ने नंद राजा धनानंद को पराजित करने और उसे मारने के लिए सिकंदर से भेंट करी और उससे सहायता मांगी, लेकिन चंद्रगुप्त असमर्थ रहा। फिर उसने पंजाब विजय की योजना बनाई। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में
विदेशी शासन के विरुद्ध लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उससे वहाँ पर यवनों का शासन शुरू हो गया था, तो उन विदेशी शासनों के विरुद्ध लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। उसने पंजाब के जो लड़ाकू कबीले थे उसकी एक सेना संगठित की तथा हिमालय के पर्वतीय राजा से भी मैत्री संबंध स्थापित किए। इस समय तक पंजाब की स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही थी और यूनानी सत्ता सिकंदर के विजय के बावजूद भी स्थायी नहीं हो पा रही थी। यवनों के विरुद्ध विद्रोह लगातार हो रहे थे। वस्तुतः सिकंदर जब भारत में था तभी सिंध में भी विद्रोह हो गया था, इसलिए उसने भारत छोड़ने के पहले अपने जितने भी विजित क्षेत्र थे उसकी सुरक्षा के लिए उसने उसे 3 क्षत्रपों में डिवाइड कर दिया था और फिलिप को एक बड़े क्षेत्र का क्षत्रप बना दिया उसने, और उसके अधीन आम्बी का राज्य और निचली काबुल घाटी से हिंदू कुश और सिंध से चनाब तक का क्षेत्र उसके पास रख दिया। झेलम और व्यास के बीच का क्षेत्र पोरस के नियंत्रण में था। सिकंदर की वापसी और उसकी मृत्यु जो 323 ईसा पूर्व के बाद हुई थी, उसके बाद स्थिति और भी अनियंत्रित हो गई। यूनानियों के विरुद्ध चारों तरफ विद्रोह होने लगे थे। यूनानी सत्ता कमजोर पड़ने लग गई थी और उस सत्ता के कमजोर पड़ते ही चंद्रगुप्त ने फिलिप की हत्या कर दी और सिंध और पंजाब पर अधिकार करके वहां का राजा बन बैठा और उसके बाद उसने फिर मगध विजय की योजना बनाई। मगध पर अधिकार पंजाब की सफलता के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सैनिक शक्ति को बहुत मजबूत किया, सुदृढ़ करके मगध पर आक्रमण किया और चूंकि वहां पर भी जो राजा था वो बहुत अत्याचारी था, तो मगध की जनता ने भी चंद्रगुप्त मौर्य का सहयोग किया और उन जनता के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मगध का शासक बना। उसके बाद उसका सेल्यूकस से युद्ध हुआ। सिकंदर की मृत्यु के बाद बेबीलोन का राज्य सेल्यूकस को प्राप्त हुआ। वह भी सिकंदर की तरह ही भारत विजय का सपना देख रहा था, इसलिए उसने 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसका सामना चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया और उसके बाद दोनों के बीच में संधि हुई, जिसके तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया यानी हेरात और पैरोपनिस्टाई यानी काबुल वाला और अराकोशिया यानी कंधार का एरिया, जेड्रोसिया यानी बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत दे दिए सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य साम्राज्य की सीमा अब ईरान और अफगानिस्तान तक हो गई और हिंदू कुश पर्वतमाला मौर्य साम्राज्य और सेल्यूकस के राज्य के बीच की सीमा रेखा बन गई। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह कर दिया गया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगसनीस को राजदूत के रूप में भेजा और चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर सेल्यूकस को उपहार स्वरूप 500 भारतीय हाथी दिए। तो ये संधि की शर्तें थी सेल्यूकस के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की। पश्चिम भारत की विजय विभिन्न साक्ष्यों से ये जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत को भी विजय किया था। शक शासक रुद्रदामन के शिलालेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर था वैश्य एक पुष्यगुप्त, जो सौराष्ट्र और मालवा की देखभाल किया करता था। इसके अलावा सोपारा नामक स्थान पर अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, जो ये तथ्य स्पष्ट करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी भारत पर भी अधिकार रहा होगा। चंद्रगुप्त के दक्षिण भारत की विजय। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के संबंध में अशोक के अभिलेखों और जैन और तमिल सोर्स से भी कुछ जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई स्थानों से अशोक के लेख मिलते हैं, जिसमें अशोक स्वयं अपने अभिलेखों में अपने राज्य की दक्षिण सीमा पर स्थित चोल, पांड्य, सत्यपुत्र तथा केरपुत्र जातियों का उल्लेख करता है। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारतीय विजय के विषय में जैन और तमिल सोर्स से भी पता चलता है कि जैन परंपरा के अनुसार अपनी वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त ने जैन साधु भद्रभाऊ की शिष्यता ग्रहण की और दोनों श्रवण बेलगोला यानी कर्नाटक नामक स्थान पर आकर बस गए और यहीं चंद्रगिरी पहाड़ी पर चंद्रगुप्त तपस्या किया करता था। तो मुद्रा राक्षस के अनुसार दक्षिण भारत पर चंद्रगुप्त मौर्य का एक छत्र शासन था। हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र पर्यंत के शासक चंद्रगुप्त के दरबार में आकर शीश झुकाते थे, ऐसा मुद्रा राक्षस में लिखा हुआ है। प्लूटार्क और जस्टिन दोनों ही चंद्रगुप्त को संपूर्ण भारत का शासक बताते हैं। महावंश टीका में भी उसे सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है।
चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? उत्तर में उसका साम्राज्य हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर और पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का उसने विस्तार किया। कहाँ से कहाँ तक? उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपने साम्राज्य का उसने विस्तार किया। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, कश्मीर, बंगाल, सौराष्ट्र, मालवा के दक्षिण में मैसूर का विशाल भूभाग उसके साम्राज्य के अंतर्गत आता था और पाटलिपुत्र उसके साम्राज्य की राजधानी थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का एक मैप है। इसमें देख रहे हैं आप उत्तर पश्चिमी जो भाग है उसमें हिंदू कुश पर्वत, हिमालय वाला हिस्सा उत्तर में, दक्षिण में मैसूर, पूर्व में इसका बंगाल वाला हिस्सा है और पश्चिम में अरब सागर तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था। अंतिम दिन और उसकी मृत्यु। बौद्ध साहित्य के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक कुल मिलाकर 24 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन किया। और जैन साहित्य के अनुसार अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने राजकाज अपने पुत्र को सौंपकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया और जैन भिक्षु बौद्ध भाव के साथ वो मैसूर चला गया और वहीं सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते हुए 298 ईस्वी में ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा, जिसका शासनकाल था 296 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व में। ये वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। यूनानी ग्रंथों में बिंदुसार को अमित्रोपैट्स, जिसका संस्कृत रूपांतरण है अमित्रघात यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाला, ये कहा गया है। ये इसकी उपाधि थी बिंदुसार की। जैन परंपराओं में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है और महावंश टीका में उसकी पत्नी का नाम धम्मा और अशोकदान में उसकी पत्नी का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी अनेक रानियां रही होंगी और संभवतः इसी कारण उसकी मृत्यु के बाद अशोक को सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने अनेक भाइयों से संघर्ष करना पड़ा। विद्वानों का अनुमान है कि उसने अपने शासनकाल में कोई विजय नहीं की, वरन अपने पिता से प्राप्त विशाल साम्राज्य की सुरक्षा की। दिव्यावदान के अनुसार उसकी शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। पहले विद्रोह को दमन करने के लिए उसने अशोक को भेजा और दूसरे विद्रोह का दमन करने के लिए उसने सुशीम को भेजा। पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक और महावंश के अनुसार उसने 27 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त के बाद भी चाणक्य ने बिंदुसार के प्रशासन में प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उल्लेखनीय योगदान दिए। लामा तारानाथ के अनुसार चाणक्य ने 16 राज्य के राजाओं और सामंतों का नाश किया और बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्र पर्यंत भूभाग का राजा बनाया। बिंदुसार ने अपने शासनकाल में विदेशी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया का राजा था अंतियोक प्रथम यानी एंटियोकस प्रथम। उसने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के राजा से मदिरा, अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की भी मांग की थी। तो सीरिया के राजा ने बिंदुसार की प्रथम 2 मांगे तो मान ली, उसने मदिरा और अंजीर तो भेज दी लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा क्योंकि कानूनी तौर पर ऐसा संभव नहीं था। सीरिया के अलावा बिंदुसार का मिस्र के शासक टोलेमी II फिलाडेल्फस से भी मैत्रीपूर्ण संबंध था। उसने डायनिसिस को बिंदुसार के पास राजदूत के रूप में भेजा था। साम्राज्य सुरक्षा के लिए बिंदुसार ने विद्रोह का दमन और विदेशी शासकों के साथ मित्रता की। बिंदुसार ने अपने पास योग्य मंत्रियों को रखा था। चाणक्य, सुबंधु, खल्लाटक, राधागुप्त बिंदुसार के मंत्री थे और 500 सदस्यों वाली एक सभा भी उसकी सहायता करती थी और बिंदुसार आजीविकों से भी प्रभावित था, उनको भी संरक्षण देता था। महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 60,000 ब्राह्मणों को सम्मानित किया। वह दार्शनिक विषयों में भी दिलचस्पी लेता था। उसने चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को अखंडित बनाए रखा और उसकी मृत्यु अंत में 270 या 272 ईसा पूर्व में हुई थी। मैंने आपको बताया था उसका जो शासनकाल है पुराणों के अलावा अलग अलग तरीके से बताया गया कि कोई कहता है 24 साल तक, कोई कहता है 27। तो उसकी मृत्यु के लिए भी मतभेद है कि उसकी मृत्यु 270 ईसा पूर्व या 272 ईसा पूर्व में हुई थी।
तो आज हमने पढ़ा मौर्यों का शासनकाल के जानने के सोर्स और मौर्यों की उत्पत्ति और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में पढ़ा। अगले पार्ट में हम अशोक और मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।